हेलो क्लासेस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम लेक्चर 1 अपना कंप्लीट करके आए थे, अब हमें लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। तो हम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? लास्ट चीज हम कर रहे थे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पहला फंक्शन हमने देखा था, पहला फंक्शन था मेकिंग ऑफ लॉ, जिसमें हमने दो बिल भी देखे थे, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो अब हम आगे देखेंगे। तो सेकंड फंक्शन जो हमारे पार्लियामेंट का होता है वो होता है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। ओके। Parliament keeps a check on the Council of Ministers about issues regarding their respective department. Parliament क्या करता है? जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें क्या होगा? जो पार्लियामेंट होगा वो चेक करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनके डिपार्टमेंट के इशू के बारे में। By raising adjournment motions, calling attention notice and censure motion and debates, ये सब चीजें हम हायर क्लासेस में डिटेल्स में देखेंगे। लोकसभा कैन ऑल्सो पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैप्स ऑफ सिंगल मिनिस्टर। दैट मीन्स कंट्रोल कैसे करते हैं एग्जीक्यूटिव को, आइए हम बात समझते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी काउंसिल मिनिस्टर है। अब काउंसिल मिनिस्टर्स क्या होते हैं? आपको पता है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर अपनी एक काउंसिल बनाता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल लेता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। ये सब हमारे काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करेगा? इन सबको चेक करेगा कि ये अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन्हें चेक करने के लिए वो अलग अलग मोशंस लाएगा। मोशन मतलब नोटिस। तो एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग एक्सटेंशन नोटिस, सेंसर मोशन, डिबेट्स, ये सब चीजें होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है वो आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जब भी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल लाया और वो बिल अप्रूव नहीं हुआ, तो लोकसभा में उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो जाता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो मेजोरिटी में पावर होती है, मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट होती है पार्टी, उसे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है कि उसके अभी भी मेजोरिटी है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर ये पास हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कोई भी पार्टी, गवर्नमेंट जो है हमारी डिसॉल्व हो जाती है जबी के जबी, और फिर नई पार्टीज, नया इलेक्शन, सब कुछ नया से दोबारा से होगा। ओके। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से इसका ये भी देखा जाता है, अगर आप इसके लैंग्वेज से समझे, नो कॉन्फिडेंस दैट मीन्स अगर कॉन्फिडेंस नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी चीज पर। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं किसी इस क्लास का मॉनिटर हूं, उस क्लास में 10 बच्चे हैं, ओके, 7 लोग मेरे दोस्त हैं, 3 लोग से मेरी बात नहीं होती सही से। तो जब भी मैं कोई प्रपोजल लाऊंगा, टीचर से कहूंगा कि मैम हमें ये चीज करनी चाहिए, तो मैम कहेंगे वोटिंग करा लेते हैं। अब क्या होगा? अगर मेरे 7 लोग मेरे दोस्त हैं तो वो 7 मेरे फेवर में वोट करेंगे। लेकिन अगर उन 7 ने मेरे फेवर में वोट नहीं करा और वोटिंग में मैं हार गया, कि ज्यादा लोगों ने मना कर दिया कि क्लास में ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा कि मुझे जिन लोगों पे कॉन्फिडेंस था उन लोगों ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया और मुझे मॉनिटर से हटा दिया जाएगा। ओके। वैसे ही हमारे गवर्नमेंट में भी होता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द फाइनेंस। Controlling the finance. The most important function of the parliament is to pass the annual budget. पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, तो पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एनुअल बजट। एनुअल बजट लाना। अब एनुअल बजट क्या होता है? पूरे साल का एक बजट रेडी होता है
कि इस चीज में इतना पैसा लगेगा, इस चीज में इतना पैसा लगेगा, ये चीज ऐसे होगी, इसमें इतना पैसा लगेगा। तो पैसे के हिसाब से एक बजट बनता है हमारा एनुअल बजट, वो हमारा पार्लियामेंट ही लाता है। तो एनुअल बजट पार्लियामेंट ही पास करेगा। बजट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बजट में क्या होगा कि वो लगाया जाएगा एक्सपेक्टेशन कि खर्चा इतना पूरा साल में सरकार का हो सकता है, या इतना सरकार खर्चा करने की कोशिश करेगी और इतना सरकार बचाने की कोशिश करेगी। ओके, द एग्जीक्यूटिव हैज नो अथॉरिटी टू स्पेंड मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने किसी को भी परमिशन नहीं होती कि वो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के लिए के पैसे खर्च कर पाए एनुअल बजट में से। ओके, नेक्स्ट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई होंगी, हर चीज में रह जाती हैं, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। तो उस परफेक्शन को लाने के लिए टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वही चेंजेस क्या होते हैं, अमेंडमेंट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कहे कि मुझे चेंज करना है, वो चेंज कर दिया जाए। पूरा एक प्रोसेस होता है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस होता है वो। A proposal for amendment to the constitution can be initiated only in the parliament, but in certain cases, proposal requires the approval of at least half of the state, after which they are passed by the parliament with majority. That means कोई भी अगर चीज होगी पार्लियामेंट में, फॉर एग्जाम्पल हमारी 29 स्टेट्स हम ले लेते हैं। अब क्या होगा, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास कर दिया, लेकिन 29 की हाफ कितनी हो जाएंगी, 15, कम से कम 15 स्टेट्स को भी वो अमेंडमेंट पास करना होगा, उसे परमिशन देनी होगी, जब भी वो चीज लागू हो पाएगी, जब भी वो चेंज हो पाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन। तो नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन। अब इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमें पता है, जब पार्लियामेंट होगा उसके जो मेंबर्स होंगे वही हमारा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट करते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल फंक्शन। अब जुडिशियल फंक्शन क्या होता है, पार्लियामेंट हैज द राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक टर्म्स हमने यहां देखी, एक टर्म, वो टर्म है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। अब आप देखेंगे क्या होगा, इम्पीचमेंट का मतलब हो जाएगा रिमूवल। जैसे कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी बिल पास करके इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट, ये बहुत हाई डेजिग्नेशन होती है, इसलिए इनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो हमेशा इम्पीचमेंट होता है। क्यों, रिमूवल हमेशा इजी चीज होती है, इम्पीचमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। किसी भी प्रेसिडेंट, एक ऐसी पोस्ट है इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट, तो उसे हटाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन इम्पीचमेंट होते हैं। इंडिया में आज तक नहीं हुआ, लेकिन इम्पीचमेंट होते आए हैं बाकी कंट्रीज में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हम देख चुके हैं, अब उन पार्ट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो शुरुआत किससे होगी, प्रेसिडेंट से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट
द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया। तीनों पार्ट्स का ये हेड होगा। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव हमें पता है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट लॉ जो बनाएगा, और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। इन तीनों के ही हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। एंड इट इज कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ये होते हैं हमारे कमांडर इन चीफ। एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के कंबाइंड जो हेड होंगे वो कौन होंगे? देश के प्रेसिडेंट, दैट मीन्स कमांडर इन चीफ। ओके, द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये वर्ड हम पहली बार पढ़ेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हमने अभी तक देखा डायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे कि हम वोट डालते हैं, इंसान जीत जाता है, वो इलेक्ट हो जाता है, लेकिन हम इसमें वोट नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वोट का परमिशन होती है वो कौन कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं विधान सभा, एंड सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। दैट मीन्स किस किस लोगों को वोट डालने का अधिकार है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? जो एमपीज हैं लोकसभा के, जो एमपीज हैं राज्यसभा के, और जो एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओके, सिर्फ वही लोग प्रेसिडेंट को वोट डाल सकते हैं। तो फिर ये इलेक्शन कैसे हुआ? इसमें हमारा योगदान क्या हुआ? इसमें हमारा योगदान ये हुआ कि लेजिस्लेटिव और एलए के जो लोग होते हैं वो हम चुनते हैं, हम उन्हें वोट करके भेजते हैं, और फिर वो लोग आगे वोट करते हैं। तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? हमारा। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। हर 5 साल में प्रेसिडेंट चेंज होंगे या फिर री इलेक्शन, प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट की क्या क्या होती है? हमारा एलिजिबिलिटी में आएगा आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सबसे पहली चीज उन्हें क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, इंडिया का नागरिक प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरी चीज है आपकी एज कम से कम नहीं तो 35 साल होनी चाहिए। जब आप 35 साल के हो जाएंगे तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। तीसरी चीज आपको क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अब क्वालिफाइड का मतलब क्या होगा? यहाँ लोकसभा की जो चीजें हैं वो आगे देखेंगे, तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहां पे एक टर्म हमने देखी जिसका नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो कोई भी ऐसा काम ना कर रहा हो जिसमें वो उसे प्रॉफिट हो। ना वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ना वो लोकसभा मेंबर, राज्यसभा, उसका कोई भी एक इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट। प्राइवेट वो काम कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज certain office holder however are permitted to stand as presidential candidates. These are कौन कौन से लोग नॉर्मली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं? तो कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का? नॉर्मली जो लड़ते हैं या तो वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, या फिर वो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का। गवर्नर वही रोल स्टेट में निभाते हैं जो प्रेसिडेंट सेंटर में निभाते हैं। ओके, या कोई भी यूनियन मिनिस्टर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उन्हें अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
छोड़ना पड़ेगा इलेक्शन के टाइम पर। In the event that the president, vice president, state government and minister is elected president, they are considered to have vacated their previous office on the date they begin serving as president. जिस दिन वो president बन जाएंगे उन्हें अपना पुराना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। Under the Presidential and Vice President Election Act 1952, a candidate to be nominated for the president need 50 electorate as proposal and 50 elected as secondary for his name to appear on ballot. कितने लोग चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए? पहले चाहिए होते हैं 50 लोग, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोपोजर, और इनके भी पीछे 50 लोग होने चाहिए जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडर। तो कितने लोग हो गए टोटल? 100। ओके। रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का रोल इंडिया में क्या होता है, आइए ये देखते हैं। सबसे पहला रोल, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट अ वास्ट रेंज ऑफ ड्यूटीज। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट द सुप्रीम पावर एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद जी इस टाइम पे। इसके अलावा फर्स्ट सिटीजन ऑफ वर्ल्ड भी होता है, उसे जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसे दुनिया का पहला आदमी बोला जाता है। और वो कौन थे हैं इस टाइम पे? तो इस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड माने जाते हैं। वैसे ही हर कंट्री का प्रेसिडेंट उसका पहला नागरिक होता है, जैसे इंडिया के इस टाइम पे रामनाथ कोविंद जी हैं। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट, ऐसी फर्स्ट सिटीजन का फर्स्ट लेडी भी होगी जो उनकी वाइफ होगी। यही सब चीजें चलती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट अ फॉर्मल एंड कन्वेंशनल प्रिविलेजेस, राइट एंड पावर्स। क्या क्या पावर्स होती हैं उसकी? सबसे पहली पावर है वो समन कर सकता है बोथ हाउसेस, मतलब जब भी वो चाहे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना तो दोनों हाउसेस की मीटिंग कर सकता है, जॉइंट मीटिंग भी और अलग अलग भी। सेकंड, वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो कौन डिसॉल्व करता है उसे डिसॉल्व करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, वही बताएगा इलेक्शन कब होंगे। थर्ड इज द प्रेसिडेंट हैज गॉट द प्रिविलेजेस एंड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, और क्या क्या पावर है? इनॉग्रेट द पार्लियामेंट बाय एड्रेसिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। सबसे पहला जो स्पीच पार्लियामेंट में दी जाती है इलेक्शन के बाद, वो दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर टू आउटलाइन द न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं साल में 4 सेशन होते हैं लोकसभा के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उन सेक्शंस में क्या होता है, उनके जो पहले सबसे पहला लेक्चर होगा, स्पीच होगी, वो कौन देगा? वो देगा प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और पार्लियामेंट का हेड भी है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ऑल द बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट विल बिकम लॉ आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर कोई लॉ पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वो उसे साइन करे या ना करे। लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है, मनी बिल में उसे साइन करने होते हैं, क्योंकि मनी बिल जब भेजा जाता है तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे भेजा जाता है। मतलब प्रेसिडेंट ही अगर कोई बिल भेज रहा है और उसके बाद वो पास होकर आए तो वो कैसे मना कर सकता है कि मैं नहीं भेजा था, अब मैं साइन नहीं कर रहा? ये तो बहुत ज्यादा अजीब चीज हो जाएगी। इसलिए जब वो कोई बिल भेजता है जैसे मनी बिल, तो वो पास होकर आएगा तो उस पर उसे साइन करने होते हैं, उस पर वो मना नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड पावर टू अपॉइंट। प्रेसिडेंट हमारा किस किस चीज को अपॉइंट करता है ये वो देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है, वो किस किस को अपॉइंट कर सकता है? तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये चीफ जस्टिस है, वो भी हमारा प्रेसिडेंट करेगा। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। अटॉर्नी जनरल मतलब होता है सरकार का वकील। गवर्नमेंट में अगर कोई केस कर देता है
तो जो इंसान अटॉर्नी जनरल होता है वो ही सरकार के तरफ से केस लड़ेगा। ओके, अटॉर्नी जनरल के अलावा सीएजी, सीएजी हमारा होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब क्या होगा, जैसे सरकार ने बजट निकाला किसी भी चीज को रिलेटेड, तो एक बंदा क्या करेगा, वही बंदा सीएजी जो होगा वो रिपोर्ट जांच करेगा कि सरकार ने जो बोली है चीजें वो सही है या नहीं है, तो ये रिपोर्ट वो पार्लियामेंट को देगा। इसके अलावा हमने कल इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ा था। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसे बोला जाता है CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो होंगे वो भी हमारा कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। इसके बाद चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का आप एग्जाम देते होंगे, आपने यूपीएससी के बारे में पढ़ा होगा यूपीएससी क्या होता है। तो यूपीएससी का जो हेड होगा, चेयरमैन होगा, जैसे सीडीएस, एनडीए, ये सब एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो चेयरमैन होगा वो भी हमारा कौन चुनता है, प्रेसिडेंट ही। इसके अलावा एम्बेसडर, हाई कमिश्नर टू अदर कंट्रीज, जो हमारे एम्बेसडर जाते हैं अलग कंट्रीज में रहने के लिए, वो भी कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो ये तो वो चीजें थी जो वो चुनता है। इसके अलावा आपने इमरजेंसी का नाम जरूर सुना होगा। इमरजेंसीज क्या होती हैं, 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। जब इंडिया में कोई भी दिक्कत आ जाए और प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो चीज नहीं संभाल सकती, तो वो चीजें सारी पावर प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है कि अब मैं संभालूंगा। तो पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है फाइनेंशियल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में डिटेल्स में आप हायर क्लासेस में देखेंगे। एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, जब वॉर हो जाती है स्टार्ट, तो वॉर के दौरान नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। या फिर सिविल वॉर क्या होती है, मतलब अंदर ही कुछ लोग लड़ाई करने लगे, जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल दे सकते हैं। वहां पे अगर प्रेसिडेंट लगाते तो वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगती, क्योंकि वहां अंदर ही कुछ लोगों ने सब लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। और स्टेट इमरजेंसी होती है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में लगती है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में बहुत सालों से स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब से कंट्री हमारी आजाद हुई है आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी नहीं है। तो जो चीज लगी नहीं उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट इज पावर और फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ऑल मनी बिल्स ओरिजिनेटेड इन पार्लियामेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मनी बिल कौन भेजेगा, हमारे प्रेसिडेंट। ओके, इसके अलावा द प्रेसिडेंट विल कॉज द एनुअल बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट बिफोर पार्लियामेंट, ये हमें चीज पता है। एंड नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द एसेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनी बिल प्रेसिडेंट भेजेगा, तो प्रेसिडेंट की मनाही के अलावा मनी बिल कोई भी पार्लियामेंट में इंसान नहीं ला सकता, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। The President of India will appoint a finance commission once in a 5 year. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है ये एक और कि फाइनेंस कमीशन जो होती है हमारी, इसमें अपोजिशन पार्टी जो नहीं जीत पाती इलेक्शन में उसके मेंबर्स होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो होती है वो भी कौन डिसाइड करता है, वो भी अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट हर 5 साल के लिए। तो ये हमने प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स देखी हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।